नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर। मालदा जो वायलेंस हुआ वो सबने देखा और सर आपने तो बिल्कुल उसको क्लोजली मॉनिटर और फॉलो किया। दिस केम एज अ बिग शॉकर। कोई सेफ नहीं है वेस्ट बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर सेफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिसर सेफ नहीं है। हमारे अमित शाह जी को धमकी दे रहे हैं वहां के कल्याण बैनर्जी, 15 दिन क्या आप 15 महीने लगा, 15 हफ्ते लगा कर जाओ, फिर मैं आपको हरे रंग से रंग दूंगा। धमकी, वी नो व्हाट इज ही मीन्स। बट मालदा वायलेंस में कुछ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी सर। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसने देश को झकझोर करके रख दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मालदा का घटनाक्रम हुआ है, दुर्भाग्य से 4 तारीख से पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि आखिर मालदा क्या भारत में है या बांग्लादेश में है। दिखाई ये पड़ रहा है क्या भारत के कानून वहां मालदा में नहीं चलते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के भारत के चीफ जस्टिस को भी वहां के अफसरों से बात करने के लिए चिरौरी करनी पड़ेगी? और डीजीपी भूमिगत, चीफ सेक्रेटरी भूमिगत, डीएम मालदा भूमिगत, एसएसपी भूमिगत। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये आलम है। आप जानती होंगी कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट कोलकाता ने 7 जजेस को नॉमिनेट किया, जिसमें कि 3 जजेस लेडीज थी और एक लेडी जज अपने 5 साल के बच्चे को भी लेकर के गई थी। 3:30 बजे शाम से लेकर के अगले दिन रात के 1 बजे तक 8-9 घंटे तक उनको बंधक बनाया है। हजारों लोगों की भीड़ ने वहां पर उनको घेर करके और ऐसी धमकाने वाली बातें की कि वहां पर कुछ भी हो सकता था, आगजनी हो सकती थी, आक्रमण हो सकता था। और जिस प्रकार की हिंसक भीड़ थी, जो उसने पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, वो किसी से छुपा नहीं है। थाना जो है नजदीक का, वो 300 मीटर पे है। बताते हैं कि कार से जाएं तो 1 मिनट से कम में पहुंच जाएंगे, पैदल जाएं तो 2-3 मिनट लगेगा। 300 मीटर यानी फुटबॉल फील्ड के बराबर की दूरी है वहां से। लेकिन थाने पे भी कोई जू नहीं रही और भीड़ जो थी आक्रामक और उग्र होती चली गई। अब वहां पे जो नाम आता है वो मुफक्किरुल इस्लाम, ये एक मंच पे ममता के साथ दिखाई पड़े थे। ये कभी AIMIM के मेंबर भी थे। हालांकि इनके जो अध्यक्ष है AIMIM के पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि मुफक्किरुल इस्लाम साहब पहले हमारी पार्टी में थे, वो इलेक्शन लड़े थे लेकिन कुछ वोट से हार गए। लेकिन उनकी तमाम इतनी मसरूफियात है कि उन मसरूफियात के चलते वो चूंकि वकील भी हैं, कामयाब वकील हैं, तो पूरे हिंदुस्तान भर जाकर के अपने मुवक्किलों के केस पेश करने पड़ते हैं। तो वो अपनी मसरूफियात के चलते इस वक्त हमारी पार्टी में नहीं है। तो मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो न इधर है न उधर है, लेकिन ममता के बड़े नजदीकी है। और अब तो खैर गिरफ्तार भी हो गए, बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए। तो ममता कहती है कि इनको हमने, हमारी सीआईडी ने गिरफ्तार कराया। तो गिरफ्तार तो वो कराता है जब कोई बाहर का हो। जब आपने घर में ही छुपा रखा है, अपनी जेब में रख रखा है, तो उसमें क्या किया? जब हमने देखा चूड़ी गले में कस गई है तो आपने तुरंत उठा करके बाहर पेश कर दिया। इसको गिरफ्तारी नहीं कहते हैं, इसको सरेंडर कहते हैं। तो सरेंडर करवाया है आपने, गिरफ्तारी की शक्ल मत दीजिए इसको। बहरहाल तब तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं थी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार बताई। डीएम एसएसपी इनको बुला करके धमकाया और जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपको आईपीएस और पुलिस कमिश्नर किसने बना दिया। एक्सप्लेनेशन कॉल किए, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि इन सबको होना चाहिए था डिसमिसल, इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल न करके। क्योंकि जो एक भारत के नागरिक की अभी यह अधिकार है कि अगर मैं मुसीबत में हूं और अपने डीएम एसएसपी को फोन करता हूं, डीजी चीफ सेक्रेटरी को फोन करता हूं, तो उनकी जिम्मेदारी की फोन सुन करके मुझे जो राहत दे सकते हैं, आपको जो राहत दे सकते हैं, वो दें। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फोन अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपके नौकरी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं चाहूंगा अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान के अंतर्गत इनका डिसमिसल होना चाहिए, एक नसीहत चली जाए। लेकिन ये सब कार्रवाई चल ही रही है। एक और नाम आया था, टीएमसी की मंत्री सबीना यास्मीन, ये भी वहां घूम रही थी टीएमसी की, जब आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था। और ममता का तो सेट, जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हमको किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, तो काहे बात की तुम सीएम बनी हो, तनख्वाह ले रही हो। जबकि हकीकत यह है कि मिनट टू मिनट, बॉल बाय बॉल खबर
सीएम को इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस और उनके ऑफिसर्स देते रहते हैं। ये कहना ही गलत होगा और तर्क ये दे रहे हैं कि साहब सारी जिम्मेदारी अब आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगती है तो इलेक्शन कमीशन केवल लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित कराने के लिए वहां पर है। कानून व्यवस्था, थाना चौकी संभालने के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं है। वो जिम्मेदारी आपकी ही थी और आपकी ही हमेशा रहेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कड़क दिए हैं, वो अब इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पोलराइज स्टेट है। अब इससे ज्यादा कड़ी आलोचना कौन कर सकता है जब इतनी कड़ी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये भी दिया इसी ने कि ईसी के माध्यम से कि सभी को जो सुरक्षा मिली है, मंत्रियों को, अवांछनीय तत्वों को, अपराधियों को और 888 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, वो सब सरकारी सुविधा विड्रॉ कर ली जाए। आप ये मान के चलिए कि यहां पर पश्चिम बंगाल में अगर आप इनको देखें तो 832 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को 2184 कर्मचारी मिले हैं। एक कर्मचारी की तनख्वाह अगर आप 60,000 महीना मांगती है तो आप जोड़ लीजिए 2184 की इंटू 60,000 कितना होगा। इसमें टीएडीए भी शामिल नहीं है, बाकी भत्ते शामिल नहीं है। ये आएगा करोड़ों अरबों में आएगा ये। तो अब भगोड़े की एब्सकॉन्डर्स है, उनकी फहरिस्त, जिनके ऊपर पिछले 10 साल में कोई भी निर्वाचन रिलेटेड कोई अपराध था, उनकी फहरिस्त बनाइए, उनको गिरफ्तार कीजिए। और टीएमसी काडर्स को आपने मुफ्त में आपने सिक्योरिटी दी कैसे? आप ये देखिए, एक दो नहीं 832 की संख्या है इसमें। और अब आप ये देखें कि 19 केस लिखे गए हैं, क्रिमिनल केस, 35 की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुफक्करुल हसन गिरफ्तार हो चुके हैं। और इन तमाम चीजों के बाद अगर आप ये देखिएगा कि भगोड़ों, संवेदनशील स्थानों पर विशेष गश्त और गाड़ाबंदी, जहां पर पहले हिंसा हुई है। आपको याद होगा इसके पहले जब 2021 में इलेक्शन हुआ था, तो जब रिजल्ट आ गया उसके बाद जो हिंसा हुई थी, कितने बलात्कार और कितने लोगों की हत्या हुई थी। 24 घंटे के अंदर 2021 में बताते हैं कि इतनी हत्याएं हुई थी कि 12 लोग मारे गए थे मुर्शिदाबाद में। तो अब सिक्योरिटी की बात आपने कर ली, वहां पर इनकी सिक्योरिटी आपने टीएमसी की हटा ली। अब हम बीएसएफ की थोड़ी बात कर लें। ये 175 किलोमीटर लंबा मालदा और बांग्लादेश का बॉर्डर है। और यहाँ पर जो सबसे कम डिस्टेंस है बीच का, वो करीब 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, आदमी टहल करके जा सकता है मालदा से बांग्लादेश। तो ये कहा गया था कि यहाँ पर, जैसे ट्रंप ने 2018 में कहा था कि यहाँ पर घड़ियाल और सांप डाल देंगे हम, जिससे कि मेक्सिको की तरफ से आने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकथाम है। वो जगह का नाम था फ्लोरिडा में एल्कैट्राज। 2018 में ट्रंप का। अभी ये बताया जाता है कि गृह मंत्रालय ने भी ये कहा है यहाँ पर जो हमारा रिवरीन एरिया है, मार्शलैंड, जहाँ पे फेंसिंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सीमा बांग्लादेश से है 4000 किलोमीटर। इसमें 4000 में 3240 की तो फेंसिंग हमने कर ली है, बाकी में फेंसिंग नहीं हुई। तो खासकर मालदा ऐसे संवेदनशील स्थान में जहां पर मार्शलैंड है, जहां पे घुसपैठ की हमेशा संभावना रहती है, तो इस पे विचार करने को कहा है कि सांप और ये घड़ियाल, इनको छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बिल्कुल डालना भी चाहिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि बहुत ही जो है बरसाती बिच्छू भी बहुत होते हैं, काले वाले, जिनके काटने पे मौत तक हो जाती है, उनको भी छोड़ा जाए। वो आसानी से ब्रीड भी कर जाते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सामान्य व्यक्तियों के लिए सांप जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहरीले लोग होते हैं जिनको सांप डस ले तो सांप ही मर जाता है, उसका जिसको डसता उसका कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं कि अगर ये खड़े और सांप खड़े तो पहले किसको निपटिएगा। आप समझ सकती मेरा इशारा किसकी तरफ। ये इतने जालिम और खतरनाक लोग हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया। अब एक जो बॉर्डर है आपका 2200 किलोमीटर है इंडो पाक और 4000 है इंडो बांग्लादेश, और बीएसएफ की टोटल संख्या है 2,65,000। तो 41 किलोमीटर पे एक बीएसएफ का सिपाही है, वो अकेला बेचारा क्या कर लेगा। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर ये जो बात आई है घड़ियाल की और सांप की, वो बहुत प्रासंगिक है और बहुत आवश्यक है। अब
ये बताया गया कि मालदा के जो घटनाक्रम है वो टर्निंग पॉइंट है और इस इलेक्शन में ये बहुत आवश्यक है। और ममता की का ये ठसक कि मफरुकुल्लाह इस्लाम को हमारी सीआईडी ने गिरफ्तार किया, ये बिल्कुल एब्सर्ड बातें हैं। उसकी गिरफ्तारी क्योंकि दबाव था और पता नहीं कैसे कैसे मफरुल इस्लाम और फुरफुरा शरीफ ऐसे ऐसे तो नाम है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दंगे में इन्होंने उकसाया और भड़काया, तो अगर उकसाया भड़काया तो अब जेल में जाएं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके इमरान सोलंकी साहब ने कि हमारे मुफक्करुल इस्लाम साहब जो हैं बड़े मसरूफियत उनकी ऐसी नहीं है कि वो सियासत में अब शिरकत करें। तो हमने खुद इस पे गौर किया कि आप गौर कर ले, आपकी मसरूफियात के मद्देनजर अब वो जाने, आपका काम जाने, और आप इलेक्शन लड़े तो क्या, न लड़े तो क्या। अब आप देखिए मालदा के नक्शे में जो मालदा का पोर्शन है वो है कालियाचक, और बांग्लादेश में है चपाई नवाबगंज। ये 172 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है और 10 से 15 किलोमीटर की इनका डिस्टेंस मालदा टू बांग्लादेश है। अब जो वोटर्स के ऊपर बात आती है तो वहां का जो एमएलए है नजरुल इस्लाम, उसने ये कहा कि हमने घेराव थोड़ी किया, हमने तो सिर्फ चूंकि हमने आपको पासपोर्ट दिखाया, हमने पैन कार्ड दिखाया, हमने आधार कार्ड दिखाया, हमने वोटर आईडी दिखाया और आपने हमको नामंजूर कर दिया। अरे भाई डॉक्यूमेंट दिखाने से थोड़ी होता है, डॉक्यूमेंट तस्दीक किए जाते हैं, उनके सवाल जवाब होता है, बहस होती है, और उनकी अगर तस्दीक किया जा रहा है कि असली है नकली है तो आप कह रहे हैं कि नहीं। और ठसक ये उन्होंने कहा था नजरुल इस्लाम ने कि हमने खाना और पानी जाने दिया, बड़ी एहसान कर दिया आपने। एक बच्चा 5 साल का है उसको आपने बंधक बनाया, 3 लेडी ऑफिसर्स को बंधक बनाया, और आपने कहा हमने खाने और पानी पर रोक थोड़ी लगाई थी। तो बेहतर ये होगा कि मेरा तो परामर्श ये होगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईसी ने ये तफ्तीश दे दी है एनआईए को, और बड़ी कड़क आईजी सोनिया सिंह वहां गई है। और अभी जब ये घेराव खत्म हुआ था तो आप देखिएगा कई चैनल से वो आ रहा है, 25-30 टू व्हीलर्स के ऊपर जुडिशियल ऑफिसर्स का पीछा किया गया। ये जो 7 ऑफिसर्स गए होंगे, ये गए होंगे 2 या 3 कार्स में, और आप देखें उनकी नंबरिंग क्या थी, 25-30 टू व्हीलर पे इनका पीछा गया। इनकी गुंडागर्दी देख लीजिए किस हद तक डराएंगे धमकाएंगे ये। 30 कंट्री मेड बॉम्ब्स भी रिकवर किए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां पर, जो पटकौआ बम होता, सुतली बम जिसको कहते हैं। इनकी तो औकात ही यही है, कहां से ग्रेनेड लेकर के आएंगे, इनकी औकात ही यही है, पटकौआ सुतली बम लेके आते हैं जो। अब 80,000 लोगों के बारे में जो ये कागजात की चेकिंग हो रही है, बहुत बड़ी संख्या है 80,000 गायत्री जी, इनकी चेकिंग को लेकर के इनके बारे में कार्रवाई की, इनके कागज असली थे कि नकली। तो नजरुल इस्लाम को ये कह देना कि हमने तो कागज दिए थे फिर भी उन्होंने माना नहीं, तो आप ये समझते हैं कि जो भी असली नकली कागज हैं वो चूरन और परचून की दुकान पे जो मिल जाते हैं वो आपने ला के रख दिए। आपकी प्रिंटिंग प्रेस में तो आप छापा खाने से नकली नोट तक छाप लेते हैं, तो क्या जो कागज आपने छापे हैं वो सबको आंख बंद करके मान लिया जाए? वो तो होने वाला नहीं है गायत्री जी। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर इन टीएमसी के गुंडों को इनके कर दे बंद और इनके खिलाफ करे ऐसी कार्रवाई कि ये याद करें 80,000 लोगों ने जो घेराव करने की कोशिश की थी और इनके कागज जो दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो जो फुटेज है आप उनको बहुत गहराई से देखें। आप देखेंगे किस उग्र तरीके से इन्होंने पहले तो घेराव किया, जब ये अपनी अपनी गाड़ियों से घर जाने लगे तो 25-30 टू व्हीलर से और गाड़ियों से इनका पीछा किया गया। तो डराने धमकाने में इन्होंने कोई कमी नहीं की। तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं कि आखिर इन ऐसे अपाहिज अफसरों का करे क्या, जिसको कहते हैं यूपी की भाषा में लीजर अफसरों का। इनमें 50 वर्ष से जो अगर ऊपर है तो इनको तो आप कंपल्सरीली रिटायर कर सकती हैं। 50 साल से नीचे है तो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत इनको सेवा मुक्त कर दे, क्योंकि ये नौकरी में रहने काबिल अब नहीं है। जिस तरीके का भोड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फोन नहीं सुने, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के फोन अटेंड नहीं किए, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को सिक्योरिटी नहीं दी, इसका साफ एक ही अभिप्राय है, इनका डिसमिसल ही होना चाहिए और कुछ छोटा मोटा विकल्प इनके साथ नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि सीआरपी के कुछ जवान टीएमसी कार्यालय में कैरम खेल रहे थे और इफ्तारी का मजा ले रहे थे, जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे जाएंगे किसी भी राजनीतिक दल का आतिथ्य या किसी तरह की आवभगत आप स्वीकार नहीं करेंगे।
दोनों गलती पे टीएमसी जिन्होंने ऑफर किया और सीआरपी के वो कर्मचारी जिन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने और ईसी ने गाइडलाइंस दी हैं कि संवेदनशील स्थानों को छावनी बना दें, 10 साल में जितने गुंडे बवाली हैं, पलायित अपराधी हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, भगोड़े हैं, उनका पता लगाइए, इनाम की घोषणा कीजिए, उनको दस्तयाब कीजिए। और ऐसी जहां पर हिंसा की इतिहास है, वहां पर मजबूत पिकेट लगाइए आम। आपने देखा होगा जगह जगह ये मजबूत पिकेट लग रहा है, तो ममता दीदी पेशबंदी में अभी से कहना शुरू कर दिया गायत्री जी, अरे ये यूपी से सीआरपीएफ ट्रकों में आ रहा है। यूपी तो क्या था, यूपी भारत में नहीं है। आप चाहती हैं कि सीआरपीएफ भी जो है बांग्लादेश से आए क्या, आज ढाका से आए, उसमें कुछ घुसपैठी आ जाए और कुछ आपके वॉलंटियर्स आ जाए। यूपी से अगर सीआरपीएफ चली गई तो उनको उससे बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं, कहते उसको ट्रेन करके भेजा जा रहा है यूपी से उनको ट्रेन करके भेजा जा रहा है, यहाँ जाकर के दमन कैसे। उनको योगी बाबा से थोड़ा ज्यादा ही खौफ है, ममता बनर्जी को। नहीं, होना भी चाहिए। उनके ऐसे अनुशासनहीन और कानून को न मानने वाले को योगी बाबा से डरना भी चाहिए। और अभी क्या, अभी तो सिर्फ घुड़की पड़ी है चीफ जस्टिस की, लेकिन अब जो हालात सामने हैं, आप ये देखिए, दो सूरतें हैं, ममता जीत जाए या ममता हार जाए। अब अगर ममता हारती जीतती वो तो बात है, लेकिन अगर आप ये देखिए, आपको क्या लग रहा है कि सोनिया सिंह जो तफ्तीश कर रही है और जो एविडेंस जितना मैंने आपको बताया है, इस केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में चार्जशीट लगेगी या फाइनल रिपोर्ट लगेगी? सर यहाँ पे तो दोनों के चांसेस दिख रहे हैं, ममता का जो केस है उसके हिसाब से। इसमें 100% चार्जशीट लगेगी। तो ममता जीत जाती है तो क्या, और हार जाती तो क्या, ये जाएंगी जेल। और जब जेल जाएंगी, एनआईए की चार्जशीट में, यूएपीए में इनकी राजनीति का होगा पटाक्षेप। इसीलिए लोग पूछते हैं कि आखिर इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस क्यों नहीं किया। डिसमिस इसीलिए नहीं करते कि डिसमिस करती तो ये बन जाती हीरोइन। साहब देखो, हाँ हाँ, ये हीरोइन बन जाती जी। जी सर। तो इनको हीरोइन तो बनना नहीं है, तो इनको हीरोइन बनाना नहीं था। आइदर इन्हीं के इस घटनाक्रम में एक तरीके से ये अपने जाल में खुद फंस गई है। जीतेंगी तो भी जेल जाएंगी, हारेंगी तो भी जेल जाएंगी। और जब जेल जाएंगी तो राजनीतिक कैरियर का पटाक्षेप हो जाएगा। और आप खुद देखिएगा कि बंगाल अब कुर्बानी मांग रहा है। जिस हद तक इन्होंने तुष्टीकरण किया है, जिस हद तक इनके नजरुल इस्लाम ऐसे दो कौड़ी के टिकरी चोर एमएलए का ये औकात हो गई है कि जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव करा रहा है। और ठसक ये कि हमने खाना और पानी तो जाने दिया, और क्या चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे कुछ लोगों को इनकी गुट बना ले, जो 500-600 आदमी गिरफ्तार करें, उनको 200-300 जो सबसे शातिर हो उनको उत्तर प्रदेश की जेल, उसके बाद जो है उनको कुछ को आसाम की जेल, फिर कुछ को इसी तरह जेलों, बंगाल की जेल में न रख करके इन सबको भेजे बंगाल के बाहर, और इनको कुछ आतिथ्य जो है भारत दर्शन करवा दे, क्योंकि बंगाल अब वाकई कुर्बानी मांग रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये जिन लोगों ने घेराव किया है 7 जुडिशियल ऑफिसर्स का, ये बांग्लादेश से भी बहुत आए होंगे? क्योंकि उग्रवादी सरासर बनने सबसे बड़ा जो वो होता है, चुस्की होती है, वो इन्हीं लोगों में चढ़ी हुई होती है, अपने आप को प्रूफ करने की। आप देखें इनका रेडिकलाइजेशन, इनका मोटिवेशन कितना मजबूत था। हमारे आपके कागज कभी नहीं आते हैं, पासपोर्ट नहीं होता वेरीफाइड, कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी हमारे परिवार के लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं करता, जा करके इस आर पार की लड़ाई, इस पार उस पार की लड़ाई शुरू कर देता है। ये ऑफिसर्स को घेराव करता है, पथराव करता है, ऐसा कोई नहीं करता है। ये केवल बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ममता के राज्य में ये हो रहा है, और कभी कहीं आपने नहीं सुना होगा ऐसी मिसाल, क्योंकि इनका कंपल्शन है। इनको एन केन प्रकारेण ममता को, टीएमसी को जितवाने की इन्होंने कसम उठाई है, जो हलफ उठाया है, अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है, तो किसी भी तरीके से ये चाहेंगे। सारा खेल गायत्री जी ये है कि कैसे टीएमसी को वापस ले आए, लेकिन इन द प्रोसेस इन्होंने इतनी गलतियां कर दी। जुडिशरी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोलकाता हाईकोर्ट को इन्होंने बुरी तरह से नाराज कर दिया। और जो प्रेसिडेंट्स रूल के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अनुच्छेद 355 और 56 के, वो पूरे हो चुके हैं। वो तो कभी प्रेसिडेंट लग सकता है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही, जो कि हमारे मैटर को मतलब कभी भी प्रकरण जाएगा तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे, तो इसमें तो कोई इनके पास नहीं। खुद देख रहे कितनी जो है लॉलेसनेस है बंगाल में, किस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर सेफ नहीं है, किस तरीके से चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाया, किस तरीके से छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूम रहे हैं। तो गायत्री जी, ये टोटल केस जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा चुका है।
लेकिन प्रेसिडेंट सूट लगाना इस वक्त गवर्नमेंट को डिसमिस करना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाया जा रहा है, जो जितनी मेरी समझ। जी। सर, यहाँ पे वॉयलेंस का तो इतिहास रहा है, तो आपको लगता है कि ममता हार गई तो ज़्यादा वॉयलेंस होगा या ममता जीत गई तो ज़्यादा वॉयलेंस होगा? अब वायलेंस का जमाना चला गया, जितनी पीएससी चली गई है और जितनी कंपनी चली गई, ममता तो खुद ही त्राई त्राई कर रही, अब वायलेंस का स्कोप नहीं है। एक दफा तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है तो खून चाट के ही जाएगी, और इन लोगों को भी मालूम हो कि इनकी सुरक्षा इसी में है कि चुपचाप अपने घर में बैठे रहें, गुंडाई करने की कोशिश न करेंगे तो इस बार तोड़ाई होगी बेभाव इनकी। जो कहीं नहीं, यूपी से ट्रकों में भर भर के सीआरपी आ रहा है, यूपी से आ रहा है तो डर क्यों नहीं? सिर्फ यूपी से ही नहीं आ रहा है सर, जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ वो सोच नहीं सकती हैं। ट्रेन्ड फोर्सेस जिन्होंने नक्सलाइट्स को खत्म किया है, उन तक को भेजा जा रहा है वेस्ट बंगाल की साइड पे। सबसे जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कल्याण बैनर्जी जिन्होंने एक बार कॉपी किया था वाइस प्रेसिडेंट को, जो बाद में जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, हम्म। वो अमित शाह को सीधे-सीधे धमकी दे रहे हैं। रुक कर तो दिखाओ, रुको, हम तुम्हें बताएँगे इलेक्शन के बाद में। मतलब जो होम मिनिस्टर को धमकी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रेटर बांग्लादेश की तैयारी कर रही है ये महिला और इसके कुछ साथ के नहीं, जुड़े हुए। ग्रेटर बांग्लादेश की, ग्रेटर बंगाल की क्या बात करेंगे ये? इनकी कोई औकात नहीं है। ये बस अपने यहाँ अपने घर में कहते हैं ना, घर में अमुक भी शेर होता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये वही है। इनकी सारी हेकड़ी जरा निकल के बाहर दिखाओ। और अभी क्या, अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट आने तो फिर मालूम पड़ेगा। आप खुद देखिएगा कैसे भीगी बिल्ली बने हुए हैं ये। ऐसे लोगों की बंदर घुटकी का ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए। हाँ, इन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति की नकल उतारी, इन्होंने हमारे गृह मंत्री को धमकाया, और तुम कर क्या लोगे भाई? अगर इसी पे आ जाए तुम कर क्या लोगे? राइट। सो डेवलपमेंट्स इन वेस्ट बंगाल आर मूविंग वेरी फास्ट। जैसे-जैसे हम इलेक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, दोनों साइड के लोग एकदम से उग्र होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्शन होने से पहले अनदर राउंड ऑफ वायलेंस इज़ इन वेटिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी 1-2 वायलेंसेस और होंगे। सर, इनका तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ऐसा कैसे हो गया कि एक स्टेट का पूरा ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है? मतलब टोटली आईपीएस वो कॉम्प्रोमाइज, सेंटर, मतलब ऑल उनका जो मैन। जी, सर उनकी जो सैलरी जाती है, आई जस्ट वांटेड टू नो, जो सेंट्रली अपॉइंटेड जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनाइटेड पीस सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये सभी आते हैं, उनकी सैलरी स्टेट देता है या सेंटर देता है? स्टेट देता है, लेकिन कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। इनको रिकॉल कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, इनको इनकी कैरियर चौपट कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं आज तक। दुर्भाग्य है कि किया नहीं आज तक। एक इन्होंने बदतमीजियां की, बुलाने पर दिल्ली आए नहीं। पीएम कोलकाता गए तो बड़े बड़े अफसर जो की जिम्मेदारी होती है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की जाने की, वो नहीं गए, बुलाने पर भी नहीं गए। तो इस पे तो उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था कैरियर, लेकिन क्योंकि किया नहीं, इसलिए अब आप उसका दुष्परिणाम भी झेल रहे हैं। अगर एक दफा सजा कायदे से मिल जाए गायत्री जी, तो ये इतनी इतनी हिम्मत नहीं किसी की। जी, सर आखिरी सवाल, एक और कमेंट भी साथ में। अभी अमित शाह जी ने, अगर आपको याद होगा, कि सारे आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इन सेंटर स्टार्ट किया। दिस इज द लेटेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड। इससे पहले कभी किया नहीं गया। तो ये वेस्ट बंगाल से इंस्पिरेशन मिली है क्या उन्हें, कि आगे तो ऐसे कोई भी ऑफिसर अपनी उस पे निकल पड़ेगा स्टेट के, नहीं, क्योंकि पैसा ट्रेनिंग स्टेट तो, से आ रहा जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ट्रेनिंग तो हमेशा होती रहती थी, ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर किया जाता है। और ट्रेनिंग ऐसी चीज दी जाती है जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट, तमाम टेक्नोलॉजी बदल रही है, लॉ बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए हैं। इसलिए ये तमाम चीजें जो नई नई सामने आ रही हैं, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हमेशा होते रहते हैं और होते रहना चाहिए। इसीलिए सभी आईपीएस ऑफिसर्स को एडीजी रैंक तक के, एएसपी से लेकर ये ट्रेनिंग अनिवार्य है और ट्रेनिंग आवश्यकता है, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। वेस्ट बंगाल इज आई थिंक द बिगेस्ट मॉडल अक्रॉस द कंट्री, कि किस तरीके से एक पार्टी अगर वो चाहे तो सेंटर से भी पंगा ले सकती है। आई थिंक इस बार सेंटर को कुछ एक फर्म स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह हैंडल किया जा सकता है, पर अगर ब्यूरोक्रेसी स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर बड़े मंसूबे देखने लगे, तो वो एक खतरनाक डायरेक्शन की तरफ चल पड़ता है, जैसे कि हमने ममता बनर्जी के केस में देखा। हैं सेंटर से अपॉइंटेड, पर वो सुनती ममता की हैं।
है सेंटर से अपॉइंटेड और हैं आईएएस और आईपीएस, पर चपरासी की तरह ममता के आगे पीछे घूमते रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार से पड़ी है, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम गायत्री जी, यू आर द बेस्ट, द चैनल इज द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर।